ओहो! मतलब यहाँ भी एंट्री हो ही गई भंवर पाटिल की। मतलब कि अनाथ आश्रम में सभी और ईशान इत्तेफाक से मिल जाते हैं, ये बात सही है। पर इत्तेफाक हो ना और सोच समझ कर साजिश करके हाजिर हो ना, ये सच में भाई गलत बात है। तभी तो देखिए ना भंवर पाटिल वहाँ भी आकर पीछे धमक जाते हैं सभी और ईशान के, और वहाँ आकर ऐसे जताने लगते हैं कि वो बहुत ही दयावान है। जी हाँ, तभी तो मिठाई लेकर आते हुए वो सभी को और उस हॉस्टल उस अनाथ आश्रम की जो लेडी थी उन्हें अपनी माँ बताकर वो किस तरह से सारे माहौल को अपने हक में लेने की कोशिश करते हैं। पर परिणाम क्या होता है, इस सभी को लड्डू खिलाता देख ईशान जो जल भून कर राख हो रहा था, उसका क्या, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सभी की तरफ था। तो वही रीवा ईशान को बार बार पूछे जा रही थी कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, जिस पर भंवर पाटिल बोल ही देते हैं ईशान को कि ईशान को रीवा मैडम की बात सुन ही लेनी चाहिए, उससे चले जाना चाहिए। फिर क्या था, भंवर पाटिल आ जाते हैं रीवा और ईशान के पास लड्डू लेकर। रीवा के हाथों में मिठाई थमा कर वो ईशान की तरफ मिठाई लेकर जाते हुए कहते हैं कि ये तो प्रकृति का नियम है कि जब पहला वाला जाता है तो दूसरा वाला आ ही जाता है। वैसे ये कोड लैंग्वेज में बात करना भंवर पाटिल को महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि ईशान तो मुंह पे बात करने वाला निकला। उसने बात चुपचाप सुनी नहीं, बल्कि भंवर पाटिल से जवाब पूछ लिया कि मतलब क्या हो गया इस बात का कि पहले के जाने के बाद दूसरी की एंट्री जायज़ है। मतलब तुम क्या कहना क्या चाहती हो कि सभी के ज़िंदगी में तुम्हारी एंट्री होना बहुत ही बड़ी बात है। सभी के हमदर्द बनकर तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो। और उसी बात को लेकर हो जाती है बहस। जी हाँ, और उसी दौरान भंवर पाटिल भी भड़क उठते हैं, ये कहते हुए कि खुद को क्या बहुत शाना समझता है कि तू है कौन, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करेगा तू। जिस पर ईशान भी कह देता है कि फिलहाल तुम ड्यूटी पर नहीं हो तो हद में रह के बातें करो। जी हाँ, पर क्या हो जाता है, सभी बीच में आ जाती है। जी हाँ, वैसे ईशान इस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात कहता है, ये कि सभी के हक में बोलने वाला वो है, उसे हक है बोलने का, और वो नहीं बोलेगा सभी को लेकर तो कौन और बोलेगा। यानी सीधे तरीके से कहा जाए तो ईशान का मतलब तो यही हो गया कि भाई ये तो मेरी बीवी है और मेरे बीवी के साइड से मैं नहीं बोलूँगा तो कोई और क्यों बोलेगा। पर सभी भी बीच में आ जाती है, ये कहते हुए कि ईशान भंवर पाटिल से इस तरह से इस टोन में बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भंवर पाटिल का असली चेहरा फिलहाल सभी ने देखा जो नहीं है। और वो उल्टा ईशान पे भड़क पड़ती है, ना सिर्फ भड़क पड़ती है बल्कि ईशान को याद भी दिलाती है कि दोनों को कल मिलना है कोर्ट में, क्योंकि दोनों की कोर्ट में डाइवोर्स की हेयरिंग है। जी हाँ, कल उनका डाइवोर्स है। वैसे ये बात सुनने के बाद भंवर पाटिल को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और सभी वहाँ से अपनी दीदी को, हरिणी दीदी को लेकर चली जाती है। तो वही वो अनाथ आश्रम की लेडी और जिस लड़की को बच्चा हुआ था, कि जिसके बच्चा होने में सभी ने मदद की थी, वो दोनों बात कर रहे होते कि आखिरकार उस इंसान को आए हुए बस 1 महीना हुआ है और वो इस तरह से हक जताने का मतलब क्या हो गया। जिस पर वो लेडी कहती है कि वो ज़रूर पूछेगी उससे कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा। वो इस बात को कह ही रही होती है कि तुरंत से भंवर पाटिल आ जाता है, ये कहते हुए कि ए आंटी तुझे क्या बोलना है सामने पूछना, मैं इधर ही चेना। फिर क्या था, वो औरत भी पूछ लेती है कि आपने आखिर ऐसा क्यों कहा कि आप यहाँ पले बड़े हुए हो। पर भंवर पाटिल का पागलपन साफ साफ बयां कर रहा था उसकी बातों को, क्योंकि उसने बिना कुछ मतलब ये किए है वो कहता है कि यही बात सच है कि वो यही इसी आंगन में पला बड़ा है और वो औरत उसकी माँ जैसी है और माँ ही है। और यही बात सबको कहनी है। मतलब सोचो ना कि अगर यहाँ पर इतने सुनसान सड़क से दूर, शहर से दूर अगर कोई पुलिस वाला ना होते हुए अगर कोई चोर डकैत कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसको मार डाले या फिर उस लड़की को जिसको बच्चा हो गया उसके साथ कुछ गलत करे, तो बचाने के लिए कौन आएगा। जी हाँ, बचाने के लिए कौन आएगा, ये सवाल करते हुए भंवर पाटिल कहता है मैं आएगा क्योंकि मैं तेरा बेटा है। जी हाँ, और इस तरह से डरा धमका कर वो अपनी बात मनवा लेता है, ये कहने के लिए कि आज से अगली बार कभी भी उस औरत को किसी ने पूछा तो यही उसे बताना है कि भंवर पाटिल अनाथ है और वो उसी अनाथ आश्रम में पला बड़ा है और वो उसके माँ जैसी है। ये बात समझने के बाद फिर क्या था, वो यानी भंवर पाटिल आशीर्वाद लेने के लिए झुकता है उस औरत का, जिसकी वजह से वो डर जाती है। पर वो बाद में कहता है कि वो अपने अभी अभी हुई माँ से आशीर्वाद ले रहा है। तो वही हम यहाँ पे देख पाते हैं ईशान और रीवा को, जहाँ पर रीवा ईशान से सवाल कर रही होती है कि आखिरकार उसे हो क्या गया है, वो इस तरह से ओवर एक्ट क्यों कर रहा था। जिस पर ईशान कहता है कि भंवर पाटिल पहले ही उसके दिमाग में बैठे वाला है, क्योंकि जिस तरह से उसने बदतमीजी से बात की है राव साहब से, उसके बाद ईशान को उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। तभी तो रीवा
होगा। ईशान की ये बात सुनने के बाद भी कहती है कि क्या सच में इतनी ही बात है, इतनी सी बात को लेकर तुम भड़क पड़े या फिर सभी से लेकर कोई बात है? जिस पर ईशान कहता है मैं भड़कूंगा नहीं तो कैसे होगा। हाँ, मैं सभी को लेकर भी उस इंसान को भड़क रहा हूँ, क्योंकि सभी उस इंसान का असली चेहरा नहीं समझ पा रही। सभी को समझ में नहीं आ रहा कि वो इंसान गलत है, इसीलिए वो भड़क पड़ रहा था। पर रीवा को इस बात पर भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी तो वो दोबारा से बात को यकीन में बदलते हुए कहती कि क्या तुम्हें सच में तुम यही चाहते हो? क्या सच में इसी वजह से तुम भड़के थे? जिस पर ईशान कहता है कि वो जो है जैसा है सीधे मुंह पे बोलता है, उसकी बातों में मिलावट नहीं है। तभी रीवा काफ़ी मतलब दुखी होकर, काफ़ी परेशान और चिंता से ईशान से कहती है कि उससे डर लग रहा है उनके रिश्ते को लेकर। वो ईशान के गले से लगकर ईशान को आई लव यू कहती है, पर ईशान रीवा के आई लव यू का जवाब नहीं देता, बस रीवा को खुद से दूर कर देता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ अर्जेंट काम है, और वो वहाँ से चला जाता है। तो वही भंवर पाटिल अपने घर पर कमरे में शराब की बोतल लेकर काफ़ी स्टाइल से शराब की बोतल को ओपन करते हुए एक पोर्ट्रेट के सामने जाता है जो वाइट दुपट्टे से ढके वाला रहता है। उस पोर्ट्रेट के सामने जाकर उसका दुपट्टा हटाते हुए इतने प्यार से, मतलब इतने नाजों से उस दुपट्टे को निकालता है, और इस तरह से वो दुपट्टा ओढ़ लेता है मानो कोई लड़की ओढ़ लेती है। और फिर क्या था, वो पोर्ट्रेट सभी का था। जी हाँ, मतलब यही पागलपन की हद समझ में आ रही है भंवर पाटिल की, कि इस तरह से सभी का एक पोर्ट्रेट बनाकर वो सभी के उस पोर्ट्रेट के साथ ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है, ना जाने कैसा डांस कर रहा है, ना सिर्फ डांस और ना ही कैसी कैसी हरकतें कर रहा है ये भंवर पाटिल। साथ ही उसी दौरान उसके हाथ में मौजूद शराब की बोतल वो सभी के मुंह तक ले जाता है और बाद में कहता है कि नहीं, चांगल्या घरच्या मुली दारू पीत नसतात। जी हाँ, यही कहता है, और वो कहता है सभी के पोर्ट्रेट से कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो, पर सिर्फ मेरे साथ तुम्हें जो चाहे वो करने की आज़ादी है, पर किसी और के साथ नहीं है। और कल तो सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि कल तुम उस ईशान से, उस मास्टर से एग्जिट हो जाएगी और इस हेडमास्टर के लाइफ में तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। जी हाँ, मतलब कि भंवर पाटिल का पागलपन किस हद तक जाएगा ये बातें उसके हरकतों से साफ साफ नज़र आ रही। तो वही अगली सुबह हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से अक्का साहेब आ चुकी होती है ईशान के सामने दूध और दही और चीनी लेकर दी। हाँ, दही और चीनी लेकर ये कहते हुए कि शुभ काम करने से पहले दही और चीनी खाना अच्छी बात होती है, और उस लड़की का इस घर से जाना, ईशान से रिश्ता टूटना किसी बहुत बड़ी बात से कम नहीं है। पर ईशान नहीं चखता दूध, दही और चीनी, क्योंकि वो तो सभी के ख्यालों में खोया होता है। जब रीवा सामने आकर पूछती कि आखिर बात क्या है, तब वो अपने ख्यालों से आते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस जाना है और निकलना होगा, और वो बिना दही शक्कर खाए वहाँ से चला जाता है। पर अक्का साहब इसको भी काफ़ी पॉजिटिवली लेते हुए कहती है कि उस लड़की से जुदा होने की खुशी ईशान को इतनी ज़्यादा है कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसे दही चीनी खाना है, और वो रीवा को खिला देती है, ये कहते हुए कि तुम और वो एक ही तो है। तो यही हम देख पाते हैं सभी को कि जो काफ़ी तकलीफ़ में थी उसे, मतलब जब वो अपने घर से निकलती है तब उसके आंखों के आंसू साफ बयां कर रहे थे कि उसे कितनी तकलीफ़ होती है। और जब वो निकल रही होती तभी उसे रास्ते में शुक्ला जी मिल जाते हैं, क्योंकि वो सामान लेने गए थे बड़ी मंडी। जी हाँ, बड़ी मंडी गए थे और वहाँ से वो पैदल आ गए, क्योंकि ताकि पैसे बच जाए। जी हाँ, सभी शुक्ला जी से बात ही कर रही होती तो हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से भंवर पाटिल वहाँ पे भी आ धमकता है और खुद को आईने में देखकर कहने लगता है कि सभी कितनी लकी है कि उसे इतना हैंडसम और गुड लुकिंग इंसान उसके लाइफ का हिस्सा बनने वाला है, और सभी अब उस मास्टर की ज़िंदगी से एग्जिट लेने वाली है। वो मास्टर सभी की ज़िंदगी से जाना है तो उसे छोड़ना तो बनता है, यानी भंवर पाटिल सभी को छोड़ने की फिराक में है। वैसे भंवर पाटिल ये सब प्लानिंग कर ही रहा होता है, तो तभी उसे भीड़ लगी हुई दिखती है, जहाँ पर जाकर वो देखता है कि शुक्ला जी की तबीयत खराब हो चुकी है, क्योंकि बड़ी मंडी से लेकर यहाँ तक वो पैसे बचाने के चक्कर में पैदल चल के आए थे, तभी तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और इस बात पर भंवर पाटिल को बहुत गुस्सा आता है, तभी तो वो कहता है कि ये क्या ड्रामा लगा के रखा है, क्योंकि उसे सभी को अपने साथ लेकर जाना था। फिर क्या था, भंवर पाटिल अपना दिमाग चलाता है और देखता है आजू बाजू में तो उसे वड़ा पाव के दुकान के पास उनका एक हवलदार दिखता है। फिर क्या था, उस हवलदार के पास जाते हुए उसे
पेड़ पर चढ़ाते हुए वो कहता है कि तुझे तो डॉक्टर होना चाहिए था। फिर क्या था, वो हवलदार भी कहने लगता है कि उसकी माँ का सपना था उसे डॉक्टर बनता देखना। और फिर क्या था, भंवर पाटिल उसी हवलदार को लेकर आता है डॉक्टर बनाकर, जी हाँ झूठा डॉक्टर बनाकर लेकर आता है और वो झूठा चेकअप करने का ड्रामा करते हुए शुक्ला जी को वहाँ से लेकर जाता है। तो सभी भंवर पाटिल के साथ जाती है क्योंकि भंवर पाटिल ये कहती है कि उन्हें उसी और जाना है। जी हाँ, तो वही हम लोग देख पाते हैं ईशान और सभी को जो एक साथ बैठे होते हैं कोर्ट रूम में जज के सामने। वैसे ये कोर्ट रूम बड़ा अजीब था, मतलब सिर्फ कोर्ट में जज थे और सभी और ईशान था। दोनों को पूछा जाता है कि तुम लोग इतने जल्दी डिवोर्स क्यों चाहते हो। वैसे तो प्रोसेस के लिए 6 महीने लगते हैं, पर आजकल की जो नई तरकीब आई है, जो नई पद्धत आई है, मतलब जो नया एक ये आया सिस्टम आया, उसके हिसाब से 1 महीने के अंदर भी हो सकता है। जी हाँ, तुम लोगों का डिवोर्स। जिस पर सभी से पूछा जाता है तो सभी बताने लगती है कि उन दोनों की सोच नहीं मिलती, उन दोनों की पर्सनालिटी नहीं मिलती और इसलिए उन दोनों को डिवोर्स चाहिए। तो वही ईशान चुप था, तो जिस पर सभी ईशान से पूछने के बाद सभी भी वो भी बताता है कि उसे भी यही लगता है कि उन दोनों के थॉट और पर्सनालिटीज़ मैच नहीं करते। उसी दौरान बातें होने लगती है और इसीलिए जज पूछ लेते हैं कि इतने मतलब तुम दोनों की शादी को इतना टाइम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, भले ही कम हुआ है, पर क्या इन दिनों में तुम लोगों ने कोई अच्छी यादें नहीं बनाई। फिर क्या था, सभी और ईशान दोनों भी अपने अपने अच्छी यादों में गुम हो जाते हैं। पर जब बाहर आते हैं तब सभी जवाब दे देती है कि जिन यादों की वो बात कर रही है बनी थी, कुछ अच्छी यादें बनी थी, पर अब वो यादें, अच्छी यादें भी कड़वी बन चुकी है। जी हाँ, और ईशान भी उसी की बात में हामी भरता है। और जब जज कहता है कि अब 1 महीने के अंदर दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद दोनों बाहर आते हैं। दोनों के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। दोनों की राहें अलग हो जाती है, पर अलग राहें होने के बावजूद भी दोनों के चेहरे पर दर्द साफ साफ झलक रहा था। तो ईशान सोच में ही था और वो अंदर आता है अपने घर के। तो रीवा सामने आ जाती है कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कि अच्छा हुआ कि तुम्हारा सभी से डिवोर्स हो गया। जी हाँ, पर ईशान अभी भी तकलीफ में था, उसकी आंखों के आंसू किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे होते। तो वही अक्का साहेब दूरवा से बात करते हुए आने लगती है कि अपना सारा सामान लो लो वगैरह वगैरह। और उसी दौरान सामने ईशान और रीवा को देख वो ऑर्डर दे देती है कि दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है वही चंडिका मंदिर में। ये प्लानिंग बहुत टाइम पहले की है और ईशान को इस बात का पता भी है, पर शायद ईशान काम के चलते भूल गया होगा और आज रात ही सब वहाँ पे जा रहे हैं और अगली सुबह उन दोनों की एंगेजमेंट होगी। जी हाँ, तो वही हम लोग देख पाते हैं कि सभी भी अपने ताई, मतलब वो रो रही होती है तो जिसके पास जाकर उसकी ताई बात करती है, जिस पर वो अपने ताई से बात करते हुए कहती है कि नहीं, उसे इस बात को लेकर बुरा नहीं लग रहा है कि उसका ईशान से डिवोर्स हो रहा है, बल्कि कुछ दिनों में यानी आने वाले दिनों में उसके मम्मी आई बाबा की ये है बरसी है और उसी को लेकर वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। और बस वो चाहती है कि वो चंडिका मंदिर जाकर वहाँ पर श्राद्ध चढ़ा के आ जाए, क्योंकि बचपन में सब गए थे उसी मंदिर में, अब वो वही जाकर अपनी यादों को थोड़ा सा ताज़ा करना चाहती है। वैसे तो वो हरिणी को भी लेकर जाना चाहती थी, पर हरिणी की तबीयत खराब होने की वजह से वो हरिणी को साथ में नहीं लेकर जा सकती है और इसीलिए वो अकेले जाने वाली है। तो यही ईशान कह देता है कि वो सबके साथ नहीं जा सकता, वो बाद में आ जाएगा क्योंकि उसे सेकंड ईयर के पेपर चेक करने हैं। और वो रीवा को भी समझाता है कि वो समझने की कोशिश करे कि वो नहीं आ पाएगा। तो वही हम लोग देख पाते हैं अक्का साहेब को भी वो मना कर देता है और वो अगले ही टाइम पर हम लोगों को दिखता है कि वो अपना सारा काम ओवर करके वो आ रहा होता है और वो बताता है फ़ोन कर कि वो निकल चुका है। जी हाँ, वो निकल चुका है और वो बात ख़त्म कर चला रही होता है गाड़ी की, उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। और जब उसे पता चलता है, उसे याद आता है कि गाड़ी सर्विसिंग के लिए देनी थी और उसने दी ही नहीं और बीच सड़क में ईशान की गाड़ी हो जाती है ख़राब। फिर क्या था, वो चला जाता है, वो आसपास देखता है, कैब बुक करने का सोचता है, पर इतनी सुनसान सड़क पर कैब कहाँ से मिलेगी। तभी एक दुकानदार दिखता है जिससे जाकर वो पूछ लेता है। वो दुकानदार बताता है कि शायद हम बस अभी आती ही होगी, वो सीधा बस वहीं पे जाएगी। और ईशान देखता बात ही कर रहा होता है तो सामने से बस आ रही होती है, पर ईशान इस बात से अनजान होता है क्योंकि ईशान और सवी की राहें दोबारा से मिलने वाली होती है, क्योंकि उसी